चलिए स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 7। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे, वर्नर थ्योरी की बात कर ली थी ना हम लोगों ने, है ना। सिडविक थ्योरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइंटिस्ट का क्या नाम है? सिडविक। सिडविक क्या करा था इन्होंने, देखो इन्होंने बोला अपनी थ्योरी में कि सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ये जो सेंट्रल मेटल है इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, और इसके चारों तरफ जो लिगेंड अटैच होने के लिए आते हैं, लिगेंड के पास होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। और सेंट्रल मेटल के पास क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, खाली डी ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन देता है और दोनों के बीच में क्या फॉर्मेशन हो जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, तभी तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। क्लियर है इतनी बात? अब जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा तो सिडविक ने बोला कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में जो सेंट्रल मेटल है वो चाहती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन हो वो इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाए। सिडविक ने अपनी थ्योरी में बोला कि सेंट्रल मेटल ट्राई टू कंप्लीट इलेक्ट्रॉन as electron present in inert gas, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहता है सेंट्रल मेटल। उसके लिए सिडविक ने अपनी थ्योरी में एक नंबर बताया जिस नंबर को बोलते हैं EAN। इनकी थ्योरी से बताया गया एक नंबर जिसको बोलते हैं EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक ने सिखाया कि किसी भी सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है और उस इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने का क्या तरीका है, और उससे किस तरीके से हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स किस तरीके से काम करेगा। तो सिडविक की थ्योरी में EAN के बारे में डिस्कशन हुआ। EAN निकालते कैसे वो सीख लेते हैं। ये थर्ड पॉइंट नोट हो गया। इसी पॉइंट में लिखेंगे EAN कैलकुलेट कैसे करते हो। EAN अगर निकालना है तो एटॉमिक नंबर चाहिए सेंट्रल मेटल का, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करनी पड़ती है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड, प्लस इलेक्ट्रॉन गिवन बाय लिगेंड। इस तरीके से निकलता है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। EAN फॉर्मूला लिख लीजिए। एग्जाम्पल लेके निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है K4 FeCN होल 6, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक।
इसमें हमको निकालना है EAN ऑफ आयरन, सेंट्रल मेटल के लिए निकाला जाता है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्या लेंगे, आयरन माइनस ऑक्सीडेशन नंबर लेंगे। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर जब हम लोग निकालते हैं तो +2 आती है। इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकली थी, +2। पोटेशियम फेरोसाइनाइड था, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, +2। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर करोगे तो 2 अगर है तो -2 आ गया। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय लिगेंड्स, 6 Cn माइनस है तो 6 पेयर देंगे। 6 पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है, 26 -2 ऑक्सीडेशन नंबर +12, कितना आ जाएगा, 24 + 12 कितना हो जाएगा, 36। कितनी वैल्यू आ गई, 36। 36 जो वैल्यू होती है वो इनर्ट गैस की होती है, एटॉमिक नंबर की, क्रिप्टन की। क्रिप्टन अगर आपको याद हो, हाँ, क्योंकि एक Cn माइनस 2 इलेक्ट्रॉन देता है, एक पेयर देता है। अगर एक पेयर देगा तो कितने हो जाएंगे इसके पास, टोटल कितना दे रहा है, 6 है तो 12 दे देगा। तो इस केस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना बन गया, 36, जो किसका एटॉमिक नंबर है, क्रिप्टन का। इनर्ट गैस है क्रिप्टन। अगला निकालेंगे, अक्षिता सीधे बैठिए। अगला कॉम्प्लेक्स अगर आपको ऐसे दिया है CuNH3 होल 4 +2 ऐसे लिखा हुआ, इसका निकालो EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो कॉपर का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। तुम लोग ने तो गजबी इनऑर्गेनिक का डब्बा गोल कर दिया है। 29। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर की निकालोगे तो अमोनिया का 0 होता है, तो कॉपर की कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना है, +4 अमोनिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक पेयर अगर एक देगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 + 8 कितनी बन गई, 35 बन गई क्या, 35 बन गई। अच्छा, अगर इनर्ट गैस बनना है, इसको कॉन्फ़िगरेशन लेना है तो 36 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 36। तो अगर इसको इनर्ट गैस बनना है तो होना चाहिए 36। अब अगर 36 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे इसको जाना है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना चाहिए, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी में तो उसका खुद का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये खुद कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मतलब ये क्या ट्राई करेगा, ट्राई टू बिकम 36 एटॉमिक नंबर, और 36 अगर बनना चाहता है तो क्या करेगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा ये कॉम्प्लेक्स। और अगर ये कॉम्प्लेक्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये कैसे काम, इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। और अगर रिडक्शन होगा तो खुद ये कैसे काम करेगा,
act as oxidizing agent, act as oxidizing agent. क्लियर है बात? act as oxidizing agent. जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके सेंट्रल मेटल जो होता है स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। स्टेबिलिटी गेन करने का मतलब है जो उसके आसपास की इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है वो अचीव करना चाहिए। ठीक है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, इसको हम लोग टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ना ये टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए ये यूज होता है, टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते। इसमें अगर सिल्वर का EAN निकालना है तो क्या आएगा, निकालिए। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 अमोनिया है तो 4 देगा। सिल्वर का एटॉमिक नंबर नहीं पता, 47। ऑक्सीडेशन नंबर तुम देखो क्या है, मुझे क्या पता। क्या आ रहा है आंसर, 50। एटॉमिक नंबर है सिल्वर की, कितनी है एटॉमिक नंबर, 47। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अमोनिया का तो 0 ही होता है, क्लोरीन का -1 लेते हो तो x इज इक्वल टू आ गया +1। ऑक्सीडेशन नंबर को माइनस करना है, +4 करना है, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 कितने दे देंगे, अच्छा तो 46 +4 कितना बन गया, 50। ठीक है, अब 50 के आसपास अगर इनर्ट गैस देखो तो 50 के आसपास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 54 का। 54 आई थिंक जिनॉन का होता है, 54 किसका होता है, जिनॉन का, Xe। ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं है, नोट कर लिया, तो EAN निकाल लेंगे। ये सेडविक रूल बोलते हैं इसको, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह सेम टू सेम चलेगा। इट इज कॉल्ड सेडविक रूल। सम एक्सेप्शंस आर, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट चलेगा, पर मैक्सिमम केसेस में यही अप्लाई। कर लिया, एग्जाम्पल लिखिए, COCl2, CO मतलब कोबाल्ट, बिग ब्रैकेट बनाइए, COCl2
En होल ट्वाइस, बड़ा ब्रैकेट क्लोज करके +1 चार्ज दे दीजिए। इसका निकालना है आपको कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये है आपका कॉम्प्लेक्स COCl2 En होल ट्वाइस +1 चार्ज। EAN निकालना है, जल्दी से निकालिए। क्या नाम है? कौन निकालेगा? हाँ, EN का 0 होता। बीच में कौन बैठा है ये? क्या नाम है? दीवा। सबसे पहले आंसर दीवा बताएं। चलिए फटाफट निकालिए जल्दी से। दीवा जल्दी कैलकुलेट करो, क्या कर रही हो? दीवा आ गया आंसर? सारांश बताइए क्या आ रहा है? 29 आ रहा है। श्रेया बोलिए। इतनी देर? रिकॉर्डिंग चल रही है। क्या कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर नहीं पता है? 27। अब निकालो। दीवा आंसर बोलो जल्दी से। क्या बता दूं मैं? हाँ, क्या आया है? तो बैठे रहो चुपचाप, जब तुमसे पूछे तो बताना। 33। क्या आया आंसर? कौन? EN कैसा है लिगेंड? EN किस तरीके का लिगेंड है? बाइडेंटेट है, तो एक होगा तो 4 देगा, 2 है तो 8 दे देगा। कितना आ रहा है आंसर? 27 हो गया। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। X मान लीजिए 2Cl का -2 हो जाएगा। इथाइलिन डायमीन कोई चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, +1। X इज टू आ गया +1 +2 +3 बन गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 है, माइनस कर दी जाएगी। और लिगेंड कितने हैं आपके? कितने लिगेंड हैं? 2 हैं, तो 2 का नंबर लिख दिया। एक इथाइलिन डायमीन कितने इलेक्ट्रॉन देगा? बाइडेंटेट है तो 4 देगा। तो ये कितना बन गया? 24 + 8। कितना आ गया आंसर? 36। ठीक है, 32 ही आएगा, है ना? जोड़ने में गलती होगी।
क्या नहीं लिया? क्लोरीन भी देगा ना 2 इलेक्ट्रॉन, इथाइलिन डायमीन पे ध्यान दिया हमने, है ना? तो एक पेयर वो भी देगा, 2 है। एक पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक क्लोरीन देगा, 2 है तो कितना आ गया? 4 और ऐड हो जाएगा, 4 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा? क्रिप्टन का आ गया, कोई दिक्कत? अब तो निकाल लेंगे। चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये तो ऐसे ही है, कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा। अब लास्ट सीट अब निकालने आया या नहीं? अब निकालने आया, EN अब निकाल पा रहे हैं? एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए थोड़ा सा, है ना? एटॉमिक नंबर, ऐसे सिल्वर का पता होना चाहिए, जिनके कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा क्वेश्चंस में आए हुए हैं। सिल्वर का मालूम होना चाहिए, गोल्ड का मालूम होना चाहिए, प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्सेस खूब पढ़ेंगे हम लोग, कॉपर के पढ़ेंगे, क्रोमियम के पढ़ेंगे, है ना, आयरन के पढ़ेंगे, तो इनका जो है पता होना चाहिए आपको, है ना? पीटी का है 78, पीटी का 78 है, पीडी का 46 है। हाँ एक पेयर तो देगा ना, एक पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। Cl मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट का मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, एक Cl एक पेयर देगा, तो 2 Cl कितने पेयर देगा? 2 पेयर, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। प्लैटिनम का 78 बताया था, पीटी, पीडी का पैलेडियम, सिल्वर 47, पीडी 46, और क्या बताया? पीटी 78, क्रोमियम 24, कॉपर 29, और कौन सा आया था? कोबाल्ट 27, है ना? जो कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा मिलेंगे उनके तो पता करके रखो। निकल, आयरन, निकल का कितना होता है? 28, आयरन का 26, तो पता ही है ये सब, है ना? पीडी का नहीं याद रहता, सिल्वर का उधर नहीं याद रहता, पीटी का नहीं, ये तो शुरू वाले हैं, तो 30 तक तो वैसे भी आपको याद करवाया जाता है पहले ही। गोल्ड का 79, गोल्ड का 79, गोल्ड का आई थिंक एटॉमिक मास 79। हाँ बोलो क्या? इथाइलिन, इथाइलिन डायमीन अगर बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट का मतलब होता है 2 साइड से इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 पेयर देगा ना इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक अगर इथाइलिन डायमीन है तो कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा? 4, अगर 2 लगा रखे हैं तो 8 हो गया, 3 हो गए तो 12 हो जाएगा अकॉर्डिंगली, है ना? हाँ एक मोनोडेंटेट, एक लोन पेयर, एक मोनोडेंटेट लिगेंड एक लोन पेयर देगा, एक बाइडेंटेट लिगेंड कितने देगा? 2 लोन पेयर। ट्राइडेंटेट, हाँ उसमें अगर क्वेश्चन में लिख दिया, आपको अलग से स्पेसिफाई कर दिया कि इथाइलिन डायमीन यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तब आप फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोगे। वैसे इथाइलिन डायमीन को बाइडेंटेट मानते हैं तो बाइडेंटेट ही। जैसे EDTA जो होता है, वो EDTA के ऊपर जब -4 का चार्ज होता है तो वो हेक्साडेंटेट की तरह काम करता है, और EDTA पे अगर -3 का चार्ज होता है, लिखा हुआ है EDTA, तो वो पेंटाडेंटेट की तरह काम करता है ना? अब हम लोग सीखने जा रहे हैं बॉन्डिंग इसमें,
तो एक थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे, सवाल इजी होते हैं इसके, मतलब क्वेश्चंस निकलते हैं अगर आपने बात को ध्यान से समझा है। आपस में बात करने में ना लगे, 2-4 पॉइंट नोट करेंगे, फिर आ जाएंगे सीधे हम लोग मुद्दे की बात पे, मतलब कैसे निकालना है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, लाइनस पॉलिंग ने दी थी, हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ी हुई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। किस में पढ़ी थी? बॉन्डिंग में पढ़ी है। पहला लिखिए, सेंट्रल मेटल, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेंट्रल मेटल ट्राई टू वैकेट d orbital for bonding। सेंट्रल मेटल ये चाहता है कि d ऑर्बिटल क्या हो उसके पास, वैकेंट हो, अगर उसको बॉन्डिंग करनी है तो। फॉर दिस पर्पस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए सेंट्रल मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिससे उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। बाय दिस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल बिकम्स पॉजिटिव नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, 3 करेगा तो +3, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उसके हिसाब से क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। क्लियर है बात? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल of central metal goes into hybridization process। आपको सिखाया था बॉन्डिंग होने से पहले क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस प्री बॉन्डिंग प्रोसीजर है। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल goes into hybridization process। क्लियर है बात इतनी? by which geometry of complex will be decided। जैसे आपको पता है कि CH4 में कार्बन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो CH4 टेट्राहेड्रल होता है। BF3 में सेंट्रल मेटल पे sp2 होता है तो BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। तो वो ज्योमेट्री कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल मेटल पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की डिसाइड होगी, कंपाउंड की डिसाइड होगी। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसमें एक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद डिसाइड होगा कि कॉम्प्लेक्स का शेप क्या बनने वाला है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3 इस तरीके से पढ़ते थे ना। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली 4 या 3 ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे sp3, एक पढ़ने वाले हैं dsp2 और एक पढ़ेंगे sp3d2 और एक पढ़ेंगे d2sp3। 4 हाइब्रिडाइजेशन केवल पढ़ने हैं हमें। तो 4 में से
कौन कौन से पढ़ने वाले हैं ये हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकाला जाएगा अभी वो भी सिखाते हैं। पढ़ने वाले हैं हम लोग sp3। sp3 में एक s होगा और 3 क्या होंगे, p ऑर्बिटल यूज होगा। एक s और 3 p ऑर्बिटल, ये आउटर शेल के यूज होंगे। एक s और 3 p ऑर्बिटल आउटर शेल के यूज होंगे। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे dsp2। दूसरा कौन सा पढ़ने वाले हैं, dsp2। इसमें इनर शेल का एक d ऑर्बिटल होगा, आउटर शेल का एक s ऑर्बिटल होगा और 2 p ऑर्बिटल। अभी इसको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी टू द पॉइंट नोट करवा रहे हैं, इसके बाद एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन। sp3, दूसरा पढ़ा हमने dsp2। sp3 जब बात करोगे तो sp3 में शेप होगा और ज्योमेट्री होगी कैसी, टेट्राहेड्रल। शेप ज्योमेट्री दोनों सेम होगी, कैसी, टेट्राहेड्रल। dsp2 जो होता है इसमें बनती है स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री आएगी, स्क्वायर प्लेनर। इसमें टेट्राहेड्रल और इसमें कैसी आ जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। थर्ड जो है उसको बोलते हैं sp3d2। sp3d2 इसमें जो आउटर शेल है उसी का एक s लोगे, 3 p लोगे और 2 d ऑर्बिटल लोगे। आउटर शेल के ही तीनों होंगे, एक s, 3 p और 2 d। इसकी जो ज्योमेट्री या शेप आएगा वो ऑक्टाहेड्रल आता है। कैसा आता है, ऑक्टाहेड्रल। अभी एक एक एग्जाम्पल लेके सिखाएंगे तो बात समझ आए। फोर्थ वाला है d2sp3। थर्ड लिख लिया, अनन्या नोट कर लिया। फोर्थ है आपका d2sp3। इसमें क्या होता है, इनर शेल के 2 d लोगे और आउटर शेल के एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल, इनके कॉम्बिनेशन से बने। 2 d ऑर्बिटल लेंगे, एक s लेंगे, 3 p ऑर्बिटल लेंगे, है ना। 2d का मतलब ये मत समझिएगा कि 2d ऑर्बिटल का नेम है, 2d ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। d के 2 ऑर्बिटल, 5 होते हैं ना। इसका भी ज्योमेट्री शेप सारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो बेसिकली 4 ज्योमेट्री तीन ही पढ़नी है अपने को, टेट्राहेड्रल पढ़नी है, ऑक्टाहेड्रल पढ़नी है और कौन सी पढ़नी है, स्क्वायर। जिसमें इनर शेल का d यूज होता है उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर शेल का d यूज हो रहा है और जिसमें आउटर शेल का होगा उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
अब एग्जाम्पल लेते हैं। अरेंज क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? हंसी के फव्वारे क्यों छूट रहे हैं? जिसमें बाहर वाले का डी ऑर्बिटल यूज होगा। एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल करें। चलो एग्जाम्पल, एनसीईआरटी कोई लाया है? कोई एनसीईआरटी लाया? हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना देखते हैं, आउटर है या इनर है। 4-5 क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना? कैसे क्वेश्चंस आते हैं? क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होगी। पहले पार्ट में पूछेंगे हाइब्रिडाइजेशन बता दो, दूसरे पार्ट में पूछ सकते हैं ज्योमेट्री बता दो, तीसरे पार्ट में पूछेंगे आपसे आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल है, चौथे पार्ट में आपसे मैग्नेटिक मोमेंट निकलवा सकते हैं। इससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं बता रही हूं आपको। और पांचवें पार्ट में आपसे पूछते हैं पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक, कॉम्प्लेक्स कैसा है। ये 5 क्वेश्चन आते हैं। इस थ्योरी से क्या आएंगे, 5 तरीके के कोई भी कॉम्प्लेक्स देगा तो ये 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ज्योमेट्री बताना, आउटर इनर बताना और म्यू निकालना, कॉम्प्लेक्स पैरा है या डायमैग्नेटिक है वो बताना। क्लियर है? ठीक, अब देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी अपने को कि अगर कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, तो प्री डिसाइडेड है या तो sp3 बनेगा या dsp2 बनेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या बनेगा, sp3 या dsp2। अगर आपको दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखा दिया है मैंने आपको, 6 दिखती है तो क्या बनेगा, sp3 d2 बन सकता है या क्या बन सकता है, d2 sp3। दोनों के केस में ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल, td लिखते हैं, स्क्वायर प्लेनर को लिखते हैं SQPL, स्क्वायर प्लेनर। यही केसेस आपको क्वेश्चंस में मिल सकते हैं और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए करें एग्जाम्पल ले। ज्योमेट्री लिख दिया हमने, जी फॉर ज्योमेट्री, आप ज्योमेट्री लिख लो। एग्जाम्पल ले लें। एनसीईआरटी दो, पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कराएं। क्यों आ रही है इतनी, क्या शैतानी चल रही है, कुछ तो चल रही है।
सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, CONH3 होल 6, ऊपर चार्ज है +3 का। लिखना मत कुछ भी, मुझे सिखाने दो। अब शांति से देखो, लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहला काम है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? अमोनिया 0 देता है, चार्ज तो 0 ले लिया, तो कितनी आ गई ऑक्सीडेशन नंबर? +3। ठीक, अब कोबाल्ट का नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कोबाल्ट होता है 27, तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, यही आता है कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन। 3d7 आ गया, 4s2 3d7 आ गया। ये आउटर शेल का है, बाहर वाला है, और ये क्या है आपका 3d7। पहले ही हमने देख लिया कि अगर ये कॉम्प्लेक्स बना होगा तो क्योंकि 6 लिगेंड लगे हुए हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिखाई दे रही है आपको? 6 दिख रही है। यानी कि चांसेस क्या है अपने पास, क्या बनने के चांसेस हैं? या तो sp3d2, या तो क्या बनने के चांसेस हैं? d2sp3, दो ही चांसेस, या तो sp3d2 या तो d2sp3, दो ही बनने के चांसेस हैं। अब देखते हैं क्या बनेगा। कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लेना है हमें, क्योंकि चार्ज कितना है? +3, तो +3 चार्ज बनाओगे तो 4s2 तो 0 हो जाएगा, और D में से भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आउटर शेल अगर ले लो 3p6, यहाँ पे 4s तो 0 बन जाएगा, 3d क्या बन जाएगा? 6, और अगर 4p को अगर लिखना चाहें आउटर शेल के, तो 4p भी क्या होगा? 0। 4p में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 4p भी क्या बनेगा? 0। ठीक, अब देखो 4s आपका 0 पे है, 3d आपका कितने पे है? 1 2 3 4 5 6 पे है, 4p भी कितने पे है आपका? 0 पे। ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे रोल आता है कि जो आपने लिगेंड लगाया है, जो लिगेंड इसमें यूज हो रहा है, वो दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड और दूसरे को बोलते हैं वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं। दो तरीके के लिगेंड होते हैं, एक को बोलोगे क्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और एक को बोलते हो वीक फील्ड लिगेंड। ये जो होगा ये पेयरिंग करवा देगा, और ये जो होगा वीक फील्ड लिगेंड जो है ये क्या करेगा? पेयरिंग नहीं करवा। पेयरिंग से क्या मतलब है? देखो, जैसे इसमें D में 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 6 के 6 को ये क्या कर देगा? पेयर कर देगा। तो पेयर अगर करेगा तो कैसा बनेगा? देखो, अगर पेयर करता है, 4s तुम्हारा 0 पे था, D में 6 थे, अगर 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर फॉर्म में लिख दोगे तो कैसा बन जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर फॉर्म में लिख दिया तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये 3d6 ही है। ये पेयरिंग हुई किसकी वजह से? अमोनिया जो होता है, अमोनिया लिया था ना हमने, अमोनिया आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। अमोनिया जो होता है, अभी आपको याद नहीं है कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, वो लिस्ट बना के दूंगी आपको। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है। इसका मतलब अगर 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं तो उनको क्या करा देगा? ये पेयर अप करा देगा।
और यहां पे आपका क्या खाली है, 4p। क्या खाली है, 4p। तो सबसे पहला काम ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर पता चली आपको, सेंट्रल मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। दूसरा काम क्या हुआ, जो लिगेंड था उसके हिसाब से पेयरिंग होगी, अगर वीक फील्ड होगा तो नहीं होगी। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो 3D इनर, 3D कौन सा है, इनर शेल है, क्योंकि इसका 4s क्या होता है, आउटर शेल हो गया, ये आउटर है, ये दोनों क्या है, आउटर है, 4s और 4p आउटर है। 3D क्या है आपका, इनर शेल है। इनर शेल के दो ऑर्बिटल क्या हो गए आपके, वैकेंट। अगर दोनों वैकेंट हो गए तो ये पार्टिसिपेट कर जाएंगे, इनर शेल के d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो अगर इनर शेल के दो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो इसको हम जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, 3D के कितने ऑर्बिटल, 2, 4s का एक ऑर्बिटल हो गया 4s, और 4p के कितने हो गए आपके 6, 4p के कितने हो गए 3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो नए भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। नए जो 6 बनते हैं, क्योंकि इनर वाले का D यूज हुआ है इसलिए स्टार्ट करते हैं नाम D से। तो D के 2 यूज हुए तो नाम लिखेंगे D2, और बाहर वाले के S और 3 P यूज हुए हैं तो क्या नाम लिखते हैं, D2sp3। नाम क्या हो जाता है, D2sp3। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हमें कैसे पता चला, अगर 3D के वैकेंसी आती है 3D में पेयरिंग करने के बाद, तो 3D के d ऑर्बिटल यूज होंगे, और 3D के अगर d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड करोगे, अगर 3D के यूज हो रहे हैं तो पहले लिखोगे D2, जितने यूज हो रहे हैं वो लिखोगे, अगर 2 यूज हो रहे हैं तो D2 लिख दिया आपने, S 4s यूज हो रहा है तो एक S लिख दिया, P के 3 यूज हो रहे हैं तो क्या नाम लिख दिया आपने, D2sp3। तो 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, एक पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ हाइब्रिडाइजेशन, क्या निकाला हमने इसमें, D2sp3। अब ये जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकला, तो D2sp3 जितने नए ऑर्बिटल बनेंगे ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज हो जाएंगे, और ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आपको पता ही है किस तरीके का दिखाते हैं हम लोग। अगर इस तरीके से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये स्क्वायर बना देंगे और ऊपर की तरफ एक लिगेंड और नीचे की तरफ, ऑक्टाहेड्रल को ऐसे ही दिखाना, ठीक है। अब जितने ऑर्बिटल हैं आपके हाइब्रिड वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे सेंट्रल मेटल के, और हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ऐसे अरेंज हो जाएंगे तो 6 अमोनिया के लिगेंड आने वाले हैं। अमोनिया के कितने लिगेंड आने वाले हैं, 6, एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और वो यहाँ पे क्या करेगा, बॉन्डिंग। यहाँ पे अमोनिया का आएगा, वो भी एक पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा अमोनिया, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगी। बात कुछ समझ आ रही है, बोलो बच्चों, ठीक है। और अगर ऑर्बिटल फॉर्म में इस चीज को लिखना होता है तो ऐसे लिखा जाता है कि यहाँ पे आपके इसकी मिक्सिंग हुई D के 2, 4 P के, 3 P के और एक S का, और नए ऑर्बिटल हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं, कितने बनाएंगे, 6 नए बॉक्सेस बना देंगे, उसमें अमोनिया के 2-2 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। जैसे अगर हमें यह दिखाना है कि हम मिक्सिंग दिखा रहे हैं कि इसकी मिक्सिंग हुई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाओगे 2-2, और ये किसके इलेक्ट्रॉन है,
ये किसके इलेक्ट्रॉन आ गए? अमोनिया। कोई क्वेश्चन रह गया? कितने क्वेश्चन बताए थे मैंने? क्वेश्चन बोलो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो पैरामैग्नेटिक, अगर नहीं दिखेगा सब पेयर्ड हो गए तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद सब पेयर्ड दिख रहे थे इसमें D6 में। D6 में क्या था? सारे पेयर्ड थे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या, पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा? नहीं होगा। कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के हिसाब से निकालते हैं। डायमैग्नेटिक हो गया, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन 3D पेयरिंग हो गई थी ना, इसलिए ये केस। हाँ, हाँ, नहीं, क्या? तो ग्राउंड स्टेट में वैसा ही होता है। देखो जैसे ये जैसे मान लो, सुनो सुनो, अभी पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स बनना है ना? तो कोबाल्ट का एटम है वो पड़ा हुआ है, ठीक। कोबाल्ट का एटम पड़ा हुआ है तो कोबाल्ट का एटम ऐसा नहीं है कि तुरंत +3 चार्ज गेन कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर देगा। कोबाल्ट मेटल अगर यहाँ पे पड़ी हुई तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। ये +3 का चार्ज कब अटेन करेगा? जब अमोनिया लिगेंड इसके पास आएंगे अटैच होने के लिए। जब अमोनिया लिगेंड इसके पास अटैच होने के लिए आएंगे तो सबसे पहले ये +3 चार्ज गेन करेगा, जिससे कि इसके जो d ऑर्बिटल होंगे वो खाली होंगे। और जब वो वहां पे वैकेंसी होगी, अमोनिया लिगेंड अटैक करने आएगा, तो अमोनिया लिगेंड क्योंकि स्ट्रांग फील्ड है तो D के जितने इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करा देता है? वो तुरंत पेयर कराता है ना। स्ट्रांग फील्ड का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे मेनली जो बात है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं जो एक दूसरे को अपोज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? एक दूसरे को अपोज करेगा, और अपोज करने के थ्रू अगर स्ट्रांग फील्ड है, लिगेंड का फील्ड स्ट्रांग है, तो वो इलेक्ट्रॉन की क्या करा देता है? पेयरिंग। और जैसे ही पेयरिंग कराएगा, पेयरिंग के बाद जो खाली ऑर्बिटल मिलेंगे वो खाली ऑर्बिटल आपके क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद सेंट्रल मेटल में हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को, जैसे हम लोग जब बॉन्डिंग पढ़ते थे तो हम ये बोलते थे ना, बॉन्डिंग को हम कैसे डिसाइड करते थे? हम बोलते थे कार्बन, अगर CH4 बनना है तो हम क्या बोलते थे? कार्बन के पास होता है 1s2 2s2 2p2। ये किस स्टेट में होता है? ग्राउंड स्टेट में। जब इसको हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है, 4 हाइड्रोजन इसके पास आ रहे हैं, मतलब 1s1 1s1 1s1, जब इसके पास आया 4, तब इसको बॉन्ड बनाना है। कार्बन अगर ऐसे पड़ा हुआ तो बॉन्ड थोड़ी बनाना है इसको, कार्बन पड़ा हुआ है। जब 4 हाइड्रोजन अटैच होकर इसको CH4 बनाना है, तब ऐसा सोचा गया कि कुछ ऐसा हुआ होगा। वो भी कब सोचा गया? जब देखा गया कि चारों की चारों बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड के पैरामीटर सेम आ रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे तो ये 1s के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 2s के साथ, अगर एक हाइड्रोजन यहाँ बनाता है 2p के साथ, या 1s तो इनर ऑर्बिटल है, ये तो इनर है, ये पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ये करेंगे। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में तुम लिख दो तो कैसे लिखोगे? 2s2 है ना, और 2p है, यही है ना। अगर आपकी ये है ग्राउंड स्टेट पे तो आपने कैसे लिखा इसको? 2s2 और 2p2 लिखा है, तो 2s2 को तो आप ऐसे दिखाओगे और 2p2 को ऐसे दिखा दोगे, ठीक। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और अटैच होगा, तो CH4 ना बन के क्या बनना चाहिए? CH2 बनना चाहिए। अगर CH4 बन रहा है
तो साइंटिस्ट ने ऐसा सोचा कि इसका मतलब 4 ऑर्बिटल ऐसे मिल रहे हैं जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बोला गया ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड में जाएगा तो क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सिंगल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, तब 4 खाली ऑर्बिटल हो गए। अब ये वाला ऑर्बिटल तो 2s का है और ये क्या है, 2p का है। अगर इसके साथ 1s1 आता है हाइड्रोजन का और यहाँ पे 1s1 आता है, 1s1 आता है हाइड्रोजन के, तो 3 बॉन्ड तो ऐसे हैं जो 2p और 1s के बीच में बनेंगे, पेयरिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, और एक बॉन्ड ऐसा है जो 2s और 1s के बीच का होगा। तो इसकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए और इन 3 की बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए। पर देखा गया कि चारों के चारों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या आती है, सेम। तो बोला गया इसका मतलब ओवरलैपिंग होने के पहले कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है जिससे कि कार्बन के 4 ऑर्बिटल सेम बन गए। तभी आपको सिखाया गया क्या, हाइब्रिडाइजेशन। बोला गया इसका 2s और ये 2p के 3 ऑर्बिटल, इनकी क्या होती है, मिक्सिंग होती है, जिसको हमने क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन। उसी मिक्सिंग को क्या बोला था, हाइब्रिडाइजेशन। और 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं जिनको बोलते हैं sp3, और वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे अरेंज किए थे वो ऑर्बिटल अपने आप को, टेट्राहेड्रल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग कैसे दिखाते थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका एक छोटा सा लोब और एक बड़ा, तो 4 ऐसे ऑर्बिटल बनेंगे और वो अपने आप को कैसे 109 डिग्री पे अटैच करते हैं और अरेंजमेंट कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। तो ऐसा ही केस कॉम्प्लेक्स के भी केस में हो रहा है। पहले चार्ज आता है सेंट्रल मेटल पे, फिर हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर उसके बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल अरेंज करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल में वैकेंसी होती है, वैकेंट होता है, तब लिगेंड आकर के उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं। यहाँ पे जो हम बात करते थे वो ये बात करते थे कि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास एक है, दोनों ऑर्बिटल आके ओवरलैपिंग करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ओवरलैपिंग सिखाई जाती है, ओवरलैपिंग करते हैं और हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग होती है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, है ना, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी में भी आप पढ़ते थे कौन सी, हेड ऑन और लेटरल, लेटरल से पाई बॉन्ड बन जाता था, हेड ऑन से सिग्मा बनता था, ठीक है। तो ये सब बातें वहां पे थी, वहां पे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाना है हमको, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में लिगेंड देगा और सेंट्रल मेटल लेगा, इसका मतलब सेंट्रल मेटल 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो उसके पास एक ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ऑर्बिटल को खाली किया जाता है, फिर उसके बाद लिगेंड के हिसाब से पेयरिंग होती है या नहीं होती है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया तो वो क्या करवा देगा, पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग होने के बाद जो वैकेंसी बचती है उसके हिसाब से ऑर्बिटल यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और फिर उसके बाद उसके हिसाब से ज्योमेट्री, शेप, मैग्नेटिक मोमेंट, ये चीजें डिसाइड होती। हाँ, तो अलग बात हो जाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं, हाँ लेते हैं एग्जांपल। ये केस समझ आया क्या, डायामैग्नेटिक कब बोलोगे, जैसे यहाँ पे हमने जो 3D बनाया था उसकी पेयरिंग कर दी थी ना 6 इलेक्ट्रॉन की, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर हो गए तो कैसा बन जाएगा, डायामैग्नेटिक। अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो स्पीसीज कैसी हो जाएगी, पैरा। और क्या बचा, म्यू। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का तरीका क्या सिखाया था आपको, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n+2 था ना, n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, एमओटी वही लगा रहे हैं ना, और क्या लगा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हर थ्योरी स्पेसिफिक है ना, सब थ्योरीज के लिए। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया,
जितने क्वेश्चंस इसमें लिखवाए थे सारे के आंसर मिल गए आपको। शुरू में क्वेश्चन लिखवाए थे, देखिए चेक करिए क्या क्या लिखवाए थे। हो गए सारे। और एग्जाम्पल करते हैं, अभी सवाल नहीं, दो एग्जाम्पल और करते हैं। अगर आपका सवाल अनसॉल्व रहा तब बताएं। पहला एग्जाम्पल बताया ना तो ढेरों सवाल आते हैं दिमाग में, नेचुरल है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये नेचुरल प्रोसेस। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। अभी दो चार एग्जाम्पल जहां बताएंगे, दो और, बस आपको सारा क्लियरिटी आ जाएगी जहां पे भी आप फंस रहे हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, उसकी लिस्ट बनवा देंगे अभी, तो आप डिसाइड कर लो क्या दिक्कत है अनुज। मुझे भी बताओ, मैं भी हंसू, बहुत दिन से हंसी नहीं हूं। ऐसे नहीं करते हैं, कितनी बार सिखा दिया लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो बिना मतलब का क्यों हंसना। कौन लोग हंसते हैं बिना मतलब क्लास में। जल्दी करो, इसमें तो कुछ बताया नहीं है ऐसे। नोट कर लिया। हम्म हम्म ये ब्लू वाला मैंने दिखाया, अमोनिया जो खाली ऑर्बिटल मिलेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1s 2d और 3p, ये सब पार्टिसिपेट करने के बाद जो नए बनेंगे उसमें अमोनिया के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये चाहो तो ना भी लिखो अमोनिया, क्योंकि ऐसे आपको देखने से लगेगा कॉन्फ़िगरेशन तो 3d6 है लेकिन दिख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन उसके नीचे नीचे हमने क्या लिख दिया, अमोनिया के आए हुए हैं। हो गया।
दो तीन तो पॉइंट है, कितना लिख रहे हो तुम लोग? कौन कौन से ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है? डाया है, पैरा है, म्यू निकालना है, इनर बोलते हैं, आउटर बोलते हैं, यही तो लिखना, और क्या लिखना है? हो गया? अब हो गया बस, मैं नहीं जानती। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकला था ना हमें, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इनर ऑर्बिटल को स्पिन पेयर्ड भी बोलते हैं, एक और नाम भी बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो स्पिन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन क्या होगा? कम ही होगा। आउटर को बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पिन पेयर्ड है ना, इसको पेयर्ड तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्री, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। या हाई स्पिन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। अभी हमने लिया था कोबाल्ट, लिया था ना, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल थी, कोबाल्ट के साथ अमोनिया लगा हुआ था, है ना। अगर कोबाल्ट के साथ हम लोग फ्लोरीन लगा देते तो फ्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड। हेलोजन जो है यहाँ पे किस तरीके से काम करता है? वीक फील्ड की तरह। तो अगर फ्लोरीन लगा दोगे तो सिचुएशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अभी हमारा कॉम्प्लेक्स था CONH3 होल 6 प्लस 3, है ना। अब नया कॉम्प्लेक्स लेते हैं एग्जांपल, COF6, इस पे चार्ज ले लो -3, COF6 चार्ज ले लीजिए -3 का। अब इसमें करते हैं, मैं करके दिखा रही हूं, ध्यान से देखो, पेन रख दो, अभी ध्यान से देखो। कोबाल्ट पे चार्ज निकालो, सबसे पहला काम चार्ज निकालना है। X मान लिया, कितना आ गया? +3 ऑक्सीडेशन। कोबाल्ट के आउटर शेल का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3D7 4s2 4p0 था, है ना, ये लिख ले। एक इनर का 3D ले लिया और आउटर के 4s और 4p ले लिया, बॉन्डिंग में यही पार्टिसिपेट करेंगे। कोबाल्ट +3 अगर लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, वही बनेगा सेम। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका है 3D6, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे क्या है आपका 4s0, यहां पे क्या है आपका 4p0, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब कितने फ्लोरीन आने हैं? 6 फ्लोरीन आने। 6 फ्लोरीन आने का मतलब 6 ऑर्बिटल हमको खाली चाहिए। 6 फ्लोरीन आने का मतलब है 6 पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर इसके s और 3p को मिक्स कराते हो तो 4 ही ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो 4 ही नए बनेंगे। अपने को कितने चाहिए? 6 चाहिए। तो क्या करते हैं, इसमें आउटर शेल का जो 4D होगा ना वो यूज हो जाएगा। आउटर शेल का क्या यूज होगा? 4D, जो खाली पड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग होगी नहीं। पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है? F- जो है वो कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है।
वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, पेयरिंग नहीं कराएगा तो ये खाली बचा ही नहीं है, खाली होता तो मिक्स होता, मिक्सिंग होती, ये खाली नहीं है, तो अपने को किसका यूज करना पड़ेगा मिक्सिंग में, 4D के। जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतने ही मिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि 4D मिक्स कर रहे हैं तो पांचों मिक्स कर देंगे, नहीं, एक एस का ले लेंगे मिक्सिंग में, 3 क्या ले लिया हमने, पी के ले लिए, और 4D के क्या ले लेंगे, 2 ऑर्बिटल 4D के ले लेंगे, इनकी मिक्सिंग हो जाएगी। तो 4s का 1 ऑर्बिटल, और क्या लिया हमने, 4p के 3 ऑर्बिटल, और 4D के 2 ऑर्बिटल, इनकी क्या करा दी हमने मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो कितने मिल रहे हैं, 4 5 6, 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, और उनका नाम क्या दोगे, उनका बाहर वाले का डी यूज हुआ है, पहले इधर का डी नहीं यूज होता है, अंदर वाले का डी यूज होता है, तो D2 से शुरू करते हैं, यहाँ पे S से शुरू करोगे तो क्या नाम होगा ऑर्बिटल का, sp3d2। ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ऑक्टाहेड्रन। पहला क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। दूसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री कैसी आई, ऑक्टाहेड्रल। करते जाइए, ये स्लाइड कर लीजिए फिर आगे के क्वेश्चन। ये स्लाइड हो जाए तो बोल दीजिए, तो आगे के क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, सीख पा रहे हैं आप। ये जिसको समझ आ जाएगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा तो आंसर निकाल लेगा, और जिसको एक बार करना नहीं समझ आया तो गड़बड़ करेगा। पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन, देन डिसाइड करो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो पहले ही डिसाइडेड थी, अगर 6 मोनोडेंटेट है तो ऑक्टाहेड्रल ही होने वाला। अब ये जो आपके वैकेंट, ये वाले जो ऑर्बिटल मिक्सिंग करेंगे, फिर नए खाली ऑर्बिटल बनेंगे जो, तो वहां पे तो आ जाएगा फ्लोरीन के, पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो प्रेजेंट है 4, ये देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो सिस्टम है पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है तो कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन। अगर आउटर का डी यूज हो रहा है तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और म्यू निकालना है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, निकाल दो जल्दी से अगली स्लाइड पे। ये स्लाइड हो गई, सब बच्चों की हो गई। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इसलिए स्पीसीज कैसी हो गई, पैरा मैग्नेटिक। आउटर शेल का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, 4D यूज हो रहा है ना, 3D यूज नहीं हुआ, कौन सा यूज हुआ, 4D। 4D यूज हो रहा है, इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, आउटर ऑर्बिटल।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए हाई स्पिन भी बोल सकते हैं। और म्यू की वैल्यू क्या आएगी, रूट ऑफ n+2 से लेते हैं ना, तो n की वैल्यू 4 है, रूट ऑफ 24, 25 होता है 5, तो ये कितना आ जाएगा, बोर मैग्नेटॉन, bm इज यूनिट, bm होती है यूनिट, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन यूनिट है इसकी। रूट 24 है तो 4.9 करके कुछ आएगा, 25 5 आता है अराउंड, है ना, कर लेंगे अब पक्का। चलिए अब करके दिखाएंगे, अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, तभी मुझे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, NiCN होल 4, इस पे चार्ज लगा दो -2 का। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी दिखाई दे रही है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी दिख रही है, 4 CN है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बोलो बच्चों, 4। तो क्या चांसेस है अपने पास sp3 या dsp2 होने के, या तो टेट्राहेड्रल मिलेगी या स्क्वायर प्लेनर। अब सेकंड पॉइंट पे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो जल्दी से, निकल की CN-1 होता है +2, चलिए +2 आ गई तो और अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालिए, +2। थर्ड पॉइंट में लिखिए CN- जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब इसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिख के बनाइए, निकल +2 का बना लें, निकल +2 होगा 3D8 4s0 4p0। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो क्या कराएगा, पेयरिंग करा देगा। पहले लिखेंगे कैसा, नॉर्मल 8 कैसे भरते हो हुंड्स रूल से, फिर उसके बाद नीचे लाइन में पेयरिंग करा के दिखाएंगे। ऑनलाइन में बात समझ आ रही है क्या, हो गया, बनाइए, 4 बनाने, क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनेगा, 4 के 2 ही केस है, बना दीजिए, कौन सा बनता हुआ दिख रहा है, हाँ पेयरिंग करा दो डी में, बना लो जल्दी से प्यारे बच्चों, 3D8 सब लोग आंसर निकाल के रखो, फिर मैं बताऊंगी तो अपना चेक है, जो डी का खाली हुआ उसको नहीं यूज कर सकते हो, खाली क्यों किया है,
कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने केसेस हैं, तो दूसरा वाला नहीं बनेगा। तो मिक्सिंग में चला जाएगा ना, खाली हो गया तो मिक्सिंग में जाएगा, आएगा क्यों नहीं। खाली क्यों रहेगा, मिक्सिंग में जाएगा ना वो। ये देखो ध्यान से, 3D8 का मतलब क्या था, ये था 3D8 का मतलब। जब लिगेंड नहीं आया है तो 3D8 ऐसे बना हुआ है, Na+2 ऐसे। लिगेंड आ गया तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे, तो ये खाली मिल जाएगा ना डी का। तो डी का जैसे ही खाली मिलेगा वैसे क्या होगा आपका, डी का खाली मिलने से क्या फायदा होगा अपने को, एक डी का ले सकते हैं ना अपन, इस डी को यूज करो, ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा, एक डी और ये एस जाएगा, और पी के कितने लेने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही तो करनी है, 4 ही खाली चाहिए। तो एक ये डी का ले लिया तुमने, एक एस का ले लिया, और 2 क्या ले लो, पी के ले लो। तो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन इसके हिसाब से बनता है, डी लिया अंदर वाले का तो डी एस पी 2, DsP2 होते ही ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर। DsP2 होते ही ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर। लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, लो स्पिन होगा, इनर लो स्पिन बोल दो, डायामैग्नेटिक बोल दो, क्योंकि सबके सब पेयर दिखाई दे रहे हैं ना। और क्या बोल सकते हो, म्यू इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो। क्लियर है बात, कर सकते हैं, ऐसे कर लेंगे। Ni, ये हो गया ना सबका, ये हो गया। NCERT के पहले करा रहा है ना, अभी CN कराया है ना, NiCl4-2, NiCl4-2 कर लीजिए। NiCl4-2, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, NiCl4-2, निकल पे कितना चार्ज है, निकल पे कितना चार्ज है, +2। पहले की तरह कितना आएगा चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, मोनोडेंटेड 4, sp3 हो सकता है या DsP2 हो सकता है, Cl वीक फील्ड लिगेंड होता है, कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड। अभी हमने Ni+2 का लिखा ही था, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3D8 4s0 4p0, यही तो था। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग तो करा नहीं पाएगा, 3D8 कैसे पड़े रहेंगे, 1 2 3 4 5, कोई कह रहा है ऐसे पड़े रहेंगे, ऐसे ही पड़े रहेंगे, है ना, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, पेयरिंग वेयरिंग तो होगी नहीं।
नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्लोरीन वीक फील्ड है, तो S और P तो खाली मिलेंगे आपको, ये वाले 4 ही चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसलिए D यूज करने की जरूरत नहीं है, 4 चाहिए तो ये 4 मिक्सिंग हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनता है, sp3। तो ज्योमेट्री कौन सी बन जाएगी, टेट्राहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, तो म्यू क्या आ जाएगा, √8 2 √2। और क्या था क्वेश्चन अपना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा हो जाएगा। ठीक है, जहां डी यूज नहीं होता हम आउटर इनर बोलते ही नहीं। हाई स्पिन बोलेंगे क्योंकि स्पिन तो है, तो अनपेयर्ड है। कॉपी बंद करने के लिए किसने कह दिया, अरेंज। तुरंत पेन कॉपी फटाफट से बंद हो रही है, क्या चक्कर है, बोलो अरेंज। ऐसे करोगे तुम लोग, मन लगाओ थोड़ा पढ़ने में। आज का टॉपिक समझ में आया कि नहीं, पक्का। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, सवाल अभी कर देंगे ये, जैसे ही ये सवाल करेंगे वैसे ही मुझे पता चल जाएगा कि इनको समझ में आ गया है ना। जल्दी से करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CONH3 होल 6। अगर कोई एग्जाम्पल अभी अपन ने किया हो तो उसको ऐसे ले सकते हैं, SF6 CrF6 -3 COF6 -3 रफ में निकालना है आपको कौन सा पेयर करना है। कितने कॉम्प्लेक्स दे दिए मैंने, इसको छोड़ देना, अभी इसका थोड़ा सा अलग तरीके का सिस्टम है, इसको छोड़ के आंसर निकालने की कोशिश करो। तो क्या, कौन बोल रहा है अभी, इसमें पूछ रहे हैं नंबर ऑफ स्पीसीज दैट इन्वॉल्व इन sp3d2, किसमें sp3d2 होगा, कितनी स्पीसीज ऐसी हैं, कितने ऐसे कंपाउंड हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग sp3d2 SF6। तो आपने sp3d2 का एग्जांपल पढ़ा ही है, केमिकल बॉन्डिंग। SF6 का शेप कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल sp3d2। तो एक तो है ही वो, बाकी को चेक करना पड़ेगा। अब कोई आलस नहीं करेगा, सब लोग करते हुए मुझे नजर आए, मैं एक एक के पास आ रही हूँ। पहले वाले में D2 sp3 है, तो ऊपर ही रफ में निकालो, रफ में निकालो। अनुज्ञा ने क्या आंसर दिया है,
Answer will be 3. 3 कैसे? Yeah, Cl is strong. Cl is weak. Cl and Fi. जल्दी करो, आलस करके बैठो नहीं, मैं सबकी कॉपी में देख रही हूँ। जल्दी जल्दी से निकालो, अभी छुट्टी होगी। जीवन सफल करना है तो क्वेश्चन तो करिए। जिसमें D2 बनता हुआ दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, शुरू में ही अगर D2 दिख रहा है। क्या? हाँ, SF6 में तो sp3d2 होता ही है, पढ़ा ही हुआ है ना अपन उसमें केमिकल बॉन्डिंग। क्या आ रहा है आंसर? ये कॉम्प्लेक्स नहीं है तो सिंपल मॉलिक्यूल है, इस हिसाब से नहीं देखना। अभी तक यही लिख पाए हो इतनी देर से? आया? Mn+3 बनेगा इसमें। Mn का 3d5 4s1 होता है। Mn का वैसे 3d5 4s1 होता है। 25 का यही होता है ना 3d5 4s1। तो +3 होगा तो +1 उधर से निकल जाएगा सल्फर का और 3d3 बचेगा। नहीं आया? मैं करके बताऊं? मैं करके बताऊं? पहले वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का +3 है ना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, यही होता है कोबाल्ट। +3 लिखोगे तो क्या बना दोगे? 3d6 4s0 और 4p0 है ना। और अमोनिया है इसमें, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो 6 अगर तो 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और 3 में आ जाएंगे तो 2 खाली मिल जाएंगे अपने को, तो 2 अगर खाली मिल गए तो D2sp3 बन जाएगा। यहाँ ऐसे हिसाब लगा सकते हैं ना, 6 है तो 3 में आ जाएंगे, 5 है तो 2 खाली मिल जाएगा, क्योंकि पहले कॉम्प्लेक्स में अमोनिया है तो वो पेयरिंग करा देगा। तो D2sp3 हो गया, तो ये तो आंसर है नहीं,
दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स है आपका SF6, इसमें sp3d2 होता है। CrF6 -3 देखते हैं। CrF6 -3 तो क्रोमियम का यहाँ पे आएगा +3, है ना। क्रोमियम वैसे होता है 3d5 4s1, क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो क्रोमियम +3 क्या हो जाएगा 3d3 4s0 4p0, ये हो जाएगा ना। अब क्योंकि फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो पेयरिंग कराएगा नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 खाली तो दिख रहे हैं इसके, 2 क्या दिखाई दे रहे हैं? खाली दिख रहे हैं, तो ये वैकेंट है। अगर ये वैकेंट है तो ये यूज हो जाएंगे, तो ये बनेगा D2sp3। वैकेंट अगर है तो यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये भी D2sp3 बन गया। अब आगे बोलो कौन सा था? है CO -3, है ना। तो CO +3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही है जैसा वहां पे आया था। क्या आएगा 3d6 4s0 4p0। वहां पे हो गई थी पेयरिंग, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो पेयरिंग नहीं होगी तो D6 अगर है तो 6 के 6, तो फिर 6 को भरे रहेंगे, ऐसे 6 में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ का D तो मिलेगा नहीं। अगर 6 लिगेंड लगाने तो बाहर वाले का 4D लेना पड़ेगा, 4D लोगे तो यहाँ पे बनेगा sp3d2, बाहर वाले का लेना पड़ेगा ना 4D 6 किलो, है 4 हो तो 4 होगा तो sp3 बना दोगे। तो ये बन गया sp3d2, SF6 बन गया sp3d2, और कोई तो बना नहीं। और कौन सा है? ये हो गया। Mn के देख लो दोनों, 5th वाला 6th वाला sp3d2 बन जाएगा। कर लेंगे आप, तो 3 आंसर आ जाएगा। SF6 तो sp3d2 है, ठीक है। आप ऐसे ना सोचा करिए कि मैम ऐसे ही क्वेश्चंस कराती है, क्वेश्चन जो आए